देखिए, करीब 5 साल के बाद चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, खासकर गलवान घाटी के मुद्दे पर आम सहमति बन चुकी है। साल 2020 में लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद ये पहला मौका था जब भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्ते इतने सामान्य होते नजर आ रहे हैं। भारत का बढ़ता कद ही है जो दुनिया को भारत की अहमियत समझने के लिए मजबूर कर रहा है। चीन को भी पता है, भारत के साथ अगर रिश्ते सही नहीं रखे और तालमेल मिलाकर नहीं आगे बढ़े तो उसके आगे की राह आसान नहीं होगी। भारत और चीन के बीच रिश्तों में आई नरमी काफी बड़े संकेत दे रही है। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बन रहा है और बदलते परिदृश्य में भारत की अहमियत को अमेरिका से लेकर रूस और अब चीन भी समझ चुका है। तभी तो भारत और चीन के उतार चढ़ाव वाले रिश्ते अब सामान्य होते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक दुनिया के लिए एक संदेश है कि बातचीत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। पिछले साल जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तब पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। वहीं आज की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। करीब 4 साल से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत से लेकर बधाई संदेशों तक से दूरी बनाकर रखी जा रही थी। अब एक बार फिर दोनों देश रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। एशिया के 2 बड़े देश हैं, एक चीन है तो दूसरा भारत। दोनों में दशकों से विवाद चलता रहा है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और प्रतिद्वंदी भी। पश्चिमी देश अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये दोनों देश एक साथ एक मंच पर आ गए तो इनसे बड़ी महाशक्ति पूरी दुनिया में नहीं होगी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनका एक मंच पर आना असंभव तो नहीं, लेकिन आसानी से संभव भी नहीं है। बीते 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज था और संदेश ये था कि चीन और भारत दोनों की ओर से मतभेदों को दूर करने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कजान से एक तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस तस्वीर में भारत, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ खड़े दिखाई दिए। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक साथ नजर आना काफी कुछ बयां कर रहा है। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य का समीकरण कैसा होगा। पीएम मोदी और जिनपिंग को जोड़ने में पुल की भूमिका निभाते नजर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस ने एशिया में अपने पुराने दोस्त भारत के साथ चीन से भी रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी। रूस ने चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत कम समय में मजबूत किया है। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है और अब रूस की कोशिश है कि दोनों दोस्त साथ आकर काम करें और ये तिकड़ी पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है। भारत, रूस और चीन का साथ आना अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत होगा कि अगर ये तीनों देश एक साथ आ जाते हैं तो वैश्विक राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगी। रूस के कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन और भारत का रिश्ता काफी पुराना है। दशकों पुराने इस रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे। साल 1950 में जब चीन का गठन एक देश के तौर पर हुआ तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में शामिल था। ये दोस्ती 1954 में पंचशील समझौते से और मजबूत हुई, लेकिन 1962 में ये दोस्ती, ये भाईचारा दुश्मनी में बदल गया। दुश्मनी को भूलकर भारत ने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन फिर गलवान में चीन ने एक बार फिर से गुस्ताखी कर दी। बावजूद इसके भारत ने आपा नहीं खोया और कूटनीतिक तरीके से चीन को जिद छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
भारत और चीन के रिश्तों का दौर आज कई उतार चढ़ाव के बाद एक नए आयाम को गढ़ता दिख रहा है। दुनिया में जहां सीमा को लेकर तनाव है, वहीं भारत ने चीन से LAC पर समझौता करके दिखा दिया है कि वो शांति की न सिर्फ बात करता है बल्कि उसे करके भी दिखाता है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. भारत ने चीन से सामान्य संबंधों के लिए चीन को अपनी सेना को पीछे हटाने की शर्त रखी थी, जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन एक समझौते पर पहुंच गए। पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर हुई वार्ताओं का ये नतीजा है कि डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ। 段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前，双方已就有关问题达成解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。关于你提到的双边会见。 LAC पर तनाव की शुरुआत जून 2020 में हुई थी, जब चीन ने एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा कर दिया था। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की भी घटनाएं हुई और फिर 15 जून को गलवान घाटी में ऐसी हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद तनातनी अपने शिखर पर पहुंच गई। चीन की इस हरकत ने न सिर्फ भारत को उससे जुड़ी चुनौती के बारे में चेताया, बल्कि उसके बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे को पुख्ता करने के लिए भी प्रेरित किया। वर्क इन प्रोग्रेस है। हम ये कहें कि हम बिल्कुल ही तैयार हैं, मेरे ख्याल वो भी एक लिहाज से ठीक नहीं होगा, लेकिन तैयारियां हुई हैं। जिस लिहाज से हमने बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फौजें जल्दी मूव कर सकें, जिस प्रकार से हमने बॉर्डर्स के ऊपर जिस तरीके का जमावड़ा अपना किया है, ना सिर्फ सैनिकों का लेकिन तमाम और जो इक्विपमेंट है, वॉर प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे तो ये ज़रूर सबको नज़र आ रहा है कि भाई भारत इनकी धौस धमकी से पीछे हटने वाला नहीं है। चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत ने भी सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए। दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते गए। हालांकि इस दौरान विवाद सुलझाने के लिए दोनों के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हुई और अच्छे नतीजे भी निकले। सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत अब पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, यानी कि डी फैक्टो टर्म्स में भारत ने वो जो एरिया है उस पर से अपना क्लेम जो है वो हम मेंटेन ही नहीं कर सकते। लेकिन अब हमको मालूम होता है कि चीन भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनको भी रास्ता हमने रोक रखा था। तो अब दोनों साइड एक दूसरे के वहां पर एक दूसरे को इन्फॉर्म करके पेट्रोलिंग कर सकेंगे, तो उससे कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग या कुछ हद तक जिसे आप कहते हैं कि एक ट्रस्ट बनेगा, एक विश्वास की एक फिजा बनेगी। कोई बहुत ज्यादा नहीं बनेगी लेकिन फिर भी कुछ होगा, उसमें एक पेशरफ्त होगी। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है, जिसे सुलझाने के लिए कई समितियां भी बनाई जा चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच हाल के समय में कई उच्च स्तरीय बैठकों के चलते तनाव कम हुआ है, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? अभी तक तो ये कोई अंदेशा नहीं है कि चीन क्या LAC से पीछे हटेगा या नहीं हटेगा। अभी तक तो ये है कि जो एक तनाव बना हुआ था उसको कम करने की कोशिश की गई है। भारत का ये बोलना है कि LAC पहले तो निर्धारित करनी चाहिए कि है क्या, क्योंकि जो भारत जिसको LAC बोलता है और चीन जिसको LAC बोलता है उस पर कोई समझौता नहीं है। और 2014 से जो मोदी जी की हुकूमत है, सरकार है, वो यही कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट LAC के ऊपर तो एक समझौता हो कि LAC एग्जैक्टली है क्या। अब जो भी चीन मानता है LAC, उसने ना तो अपनी दावेदारी छोड़ी है और ना वो वहां से पीछे हटा है।
जौन से एरियाज में वो बैठा हुआ है, इनफैक्ट उसने अपने जहां पर उसने अपना पड़ाव डाला हुआ है उसको और पुख्ता किया है। तो ये मान लेना कि वो पीछे हटने को तैयार हो गए हैं, ये गलत बात होगी। 1993 में नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता हुआ और 1996 में भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने का निर्णय लिया गया। उसके तहत सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने का करार हुआ। साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चीन दौरे से आर्थिक संबंध मजबूत हुए। इस दौरान भारत चीन दोनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन 2010 के दशक में सीमा पर तनाव फिर से बढ़ने लगा। ये तनाव साल 2017 में चरम पर पहुंच गया, जब डोकलाम में भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। भारत ने चीन की बराबरी में ही सैनिकों को तैनात कर दिया। कई महीने तक तनाव बना रहा, फिर चीन को झुकना पड़ा और दोनों सेनाएं पीछे हटी। डोकलाम में भारत की ताकत देख चुके चीन ने इस बार पूर्वी लद्दाख में उसके सब्र का इम्तिहान लिया। मई 2020 में गलवान में खूनी झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 वीर जवानों ने प्राणों का बलिदान दिया। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए, भले ही उसने उनकी संख्या कभी बताई नहीं। अगले 4 साल तनाव भरे रहे। इस दौरान चीन की तैनाती के मुकाबले भारत ने भी उतने ही सैनिकों को तैनात किया। पहले 2 साल तक चीन पीछे हटने को राजी नहीं था। फिर सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत ने ऐलान किया कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग की नई व्यवस्था का समझौता हो गया है। समझौते की पुष्टि चीन ने भी कर दी है और ये भी कहा है कि वो इसे लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन हर समझौते के बाद चीन ने जिस तरह भारत के साथ दगा किया है, उससे उस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। रूस के कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस के कजान शहर में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चुनौतियों पर चिंता जाहिर की। पीएम ने कहा कि दुनिया युद्ध, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। ब्रिक्स को इन सभी चुनौतियों का सामना करने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत शांति का समर्थक है और वो अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहा है। ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में संकेत दे दिया कि कोई एक ताकत दुनिया की दिशा और दशा तय नहीं कर सकता। एक मंच पर 36 देश और 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण भारत को लेकर है। दुनिया देख रही है कि भारत की मौजूदगी ने ही ब्रिक्स सम्मेलन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। करीब 7 दशक से भारत और रूस दोस्त हैं और दोनों देशों के संबंधों ने अतीत में कई तूफानों का सामना किया है। उसके बाद भी दोनों देशों के बीच दोस्ती पहले से कहीं और ज्यादा बेहतर और मजबूत हुई है। कजान में पीएम मोदी का जिस तरीके से जोरदार स्वागत किया गया, वो देखने लायक था। मोदी पुतिन जब मिले तो पक्के दोस्त की तरह मिले और इस दोस्ती का रंग इतना गाढ़ा था कि पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी को उनकी बात समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। Должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках.
आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। यूक्रेन के साथ अपने सैन्य संघर्ष के बाद भारत रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गया, जिससे उसकी कमाई और रेवेन्यू में इजाफा हुआ। रूस और भारत के बीच व्यापार पिछले साल 66% बढ़ा और 2024 की पहली तिमाही में इसमें 20% की और बढ़ोतरी हुई। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से भारत, रूस और चीन करीब आए हैं, उससे ब्रिक्स की अहमियत भी काफी बढ़ गई है। ब्रिक्स एक अनौपचारिक समूह है। शुरुआत में यह समूह ब्रिक कहलाता था, जिसका गठन साल 2006 में किया गया। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। साल 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और तब इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स का गठन उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए दुनिया के सबसे अहम विकासशील देशों को एकजुट करने के मकसद से हुआ था। आज इसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है। साल 2023 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स में शामिल देशों की जनसंख्या करीब 3.5 अरब है, जो दुनिया की आबादी का 45% है। वहीं इसके सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं 28.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% है। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। ब्रिक्स आर्थिक अलायंस में हाल के वर्षों में कई विस्तार हुए हैं। अब इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो चुके हैं। कजान में गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।